नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मार्को और आप सुन रहे हैं एक डरावनी कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी पंजाब के पटियाला शहर के रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम बलविंदर है। तो चलिए अब यह कहानी बलविंदर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बलविंदर है और मैं पंजाब के पटियाला शहर का रहने वाला हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत बार, जब आप छोटे थे या फिर आज भी जिस भी अवस्था में आप हो, उस टाइम पर आप लोग अपने घर वालों से या अपने अगल बगल में रहने वाले लोगों से यह बात जरूर सुनते होंगे, या फिर आपने पहले भी यह बात बहुत बार सुनी होगी कि जब किसी इंसान को इस बात का एहसास नहीं होता है कि उसकी मौत अभी कुछ ही पल में होने वाली है या वह थोड़ी ही देर में मरने वाला है, और फिर उसकी मौत हो भी जाती है, तो अचानक से किसी हादसे में पलक झपकते ही किसी जगह पर अगर किसी इंसान की मौत हो जाती है और मरने से पहले अगर वह इंसान किसी चीज के सपने देख रहा था या फिर उसकी कोई इच्छा अधूरी थी, तो ऐसा माना जाता है कि जिस जगह पर किसी हादसे में उस इंसान की जान चली जाती है तो फिर उसी जगह पर उस इंसान की आत्मा भटकने लगती है और कहीं ना कहीं मरने के बाद वह अपने साथ हुए उस हादसे का बदला निर्दोष लोगों से निकालने लगती है। उस जगह से गुजरने वाले लोगों को वह अलग अलग प्रकार से नुकसान पहुंचाने लगती है और धीरे धीरे जो इंसान एक बहुत अच्छा हुआ करता था, उसी की आत्मा एक शैतान का रूप ले लेती है, क्योंकि उसको मरने के बाद यह लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ जो कुछ भी हुआ था या फिर जिस तरीके से उसकी मौत हुई थी और मरने के दौरान जिस तरीके से वह तड़प तड़प कर मरा था, वैसे मरने में कहीं ना कहीं वह सभी लोगों को ही कसूरवार मान लेता है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं किसी जगह पर अगर कोई सड़क हादसा हो जाता है जिसमें कुछ लोगों की जान चली जाती है, तो फिर धीरे धीरे उस सड़क के बिल्कुल उसी पॉइंट पर साल में लगभग 8 से 10 एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और उनमें हर एक एक्सीडेंट में कम से कम एक इंसान की जान तो जाती ही है। कभी आप लोगों ने इन सब चीजों के ऊपर गौर किया है कि ऐसा उन जगहों पर क्यों होता है या फिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि कभी कभार कुछ कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जिनके होने का वहां पर कोई चांस ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी वहां पर वह एक्सीडेंट हो जाते हैं और होते भी इतने भयानक रूप से हैं कि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता कि यह हादसा यहां पर कैसे हुआ। तो आज की जो यह कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, मेरी यह कहानी भी कुछ इसी तरह की है, यानी कि वह कहीं ना कहीं इसी तरह के एक हादसे से जुड़ी हुई है जिसके चलते मेरे साथ एक रात वह भयानक और दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। आप लोग भी अगर इस कहानी को पूरा अंत तक सुनोगे तो आपको भी एहसास होगा कि आप जिस जगह पर रहते हो उसके अगल बगल में ही आपके पास में भी बहुत सी ऐसी जगह मौजूद हैं जो जगह कहीं ना कहीं मेरी इस कहानी से रिलेट करती है, और उन जगहों पर आपको रात के वक्त या बेवक्त नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसी जगहों पर किसी इंसान का गलत टाइम पर अकेले जाना या वहां से गुजरना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल यह बात आज से लगभग 10 साल पहले की है। उस वक्त मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग यही कोई 7 से 8 साल का वक्त हुआ था, यानी कि आज तक मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 18 साल का अनुभव हो चुका है। लेकिन उस टाइम पर तो क्योंकि 7 से 8 साल ही हुए थे, तो उस दौरान मुझसे बहुत बार ऐसी गलतियां हो जाया करती थीं जिनको शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर अब तक मेरे साथ कई बार बहुत से ऐसे वाक्य हो चुके हैं जिनकी वजह से मुझे इन सब चीजों की अब बहुत ज्यादा समझ आ गई है, और अब जब कभी भी मैं रात के वक्त सफर तय करता हूं तो मैं इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कब तक कहानी को यूं ही गोल गोल जलेबी की तरह इधर उधर घुमाता रहूंगा और आखिर कहानी पर कब आऊंगा। तो चलिए
मैं आप लोगों का ज्यादा समय खराब ना करते हुए सीधा आपको उस पॉइंट पर लेकर चलता हूं जिस पॉइंट से इस डरावनी कहानी की शुरुआत हुई थी। दरअसल आज से 10 साल पहले मैं मेरे शहर पटियाला से जम्मू जाया करता था, क्योंकि वहां से मैं मेरे ट्रक में सेब भरकर लाता था और फिर पटियाला शहर में लाकर उनको अलग अलग ट्रांसपोर्ट के जरिए जहां कहीं भी फैक्ट्री में या फिर गोदाम में पहुंचाना होता था वहां पहुंचा देता था। जिस वक्त मैं यह काम करता था उस टाइम पर मेरे साथ एक बंशी नाम का खलासी भी रहता था। तो वो लगभग बरसात के मौसम की बात है। जुलाई के महीने के अंत में हम लोग उस महीने की आखिरी ट्रिप के लिए निकले थे और शायद वह तारीख भी 25 जुलाई के आसपास की ही थी। उस दिन हम लोग शाम के लगभग 7 बजे के आसपास मेरे घर से रवाना हो गए थे। जब हम घर से रवाना हुए तो घर से निकलते वक्त मेरी बीवी ने मुझसे कहा था कि इस बार वाली ट्रिप को थोड़ा जल्दी ही पूरा करके आ जाना, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला है और मुझे मेरे भाई के घर राखी बांधने के लिए भी जाना है। लेकिन उस चीज में आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि आप पिछले 9 साल से कभी भी रक्षाबंधन पर मेरे साथ मेरे मायके नहीं गए हो, हमेशा अपने काम में ही बिजी रहते हो। अब इस बार जब बीवी ने यह बात बोली तो मैं सोचता हूं कि उसका भी कहना ठीक है। इंसान को हमेशा काम ही नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा बहुत रिश्तों को भी वक्त देना चाहिए। तो उसके ऐसा कहने पर मैंने उससे कह दिया था कि ठीक है, मैं रक्षाबंधन से पहले पहले इस ट्रिप को कंप्लीट करके वापस लौट आऊंगा। अब जिस दिन हम लोग घर से निकले थे उसी दिन हमारे घर से निकलने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद ही बारिश आना स्टार्ट हो गई थी। हम लोगों को पटियाला से जम्मू के लिए जाना था, तो ऐसे में रास्ता काफी ज्यादा लंबा होने वाला था। लेकिन जिस शाम को हम लोग हमारे घर से निकले थे उस शाम को तो मेरी बीवी ने मेरे लिए और मेरे खलासी बंशी के लिए खाना बनाकर दे दिया था और उससे वो टिफिन लेकर हम दोनों निकल गए थे। लेकिन जिस वक्त हम लोग उस ट्रिप के लिए निकले थे उस वक्त हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि शायद यह ट्रिप हमारी जिंदगी की आखिरी ट्रिप भी हो सकती है, क्योंकि आगे चलकर हमारे साथ उस ट्रिप पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए पिछले 7 सालों में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था और ना ही मैंने कभी ऐसा कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन इस बार वास्तव में जो कुछ भी हमारे साथ होने वाला था वह बहुत ही ज्यादा डरावना था। उस दिन जो बारिश शाम के वक्त स्टार्ट हुई थी वह पूरी रात तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन वह एक रिमझिम और मूसलाधार बारिश थी जिसकी वजह से हम लोगों को सफर तय करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी और हम उसी बारिश में अपने ट्रक को चलाते हुए सीधे हाईवे से निकल चलते जा रहे थे। लेकिन अब जो दिक्कत थी वह हाईवे पर सफर करने के दौरान तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं हुई थी, पर आगे जाकर हम लोगों को जहां से जम्मू के लिए रास्ता पकड़ना था वहां से उस हाईवे को छोड़कर एक सिंगल सड़क से होकर निकलना था, जो कि एक छोटे से पहाड़ी गांव के बीच से होकर निकलती थी। जब हम लोग उस रास्ते पर निकले तो सुबह के लगभग 10 बजे का टाइम हो चुका था, यानी कि हमने पिछली शाम से सुबह के 10 बजे तक लगातार ट्रक चला लिया था। हालांकि इतने लंबे सफर में मैंने अकेले ही ट्रक नहीं चलाया था, बल्कि जो मेरे साथ मेरा खलासी बंशी था उसने भी बीच में लगभग 2 से 3 घंटे तक ट्रक चलाया था, क्योंकि उसको भी ट्रक अच्छा खासा चलाना आता था। लेकिन फिर भी कहीं पर उसको ट्रक ड्राइविंग का काम नहीं मिल रहा था और इसके साथ ही उसका जो खलासी का काम करने का सबसे बड़ा कारण था वह ये था कि जब कभी भी मैंने उसके लिए कहीं पर ट्रक ड्राइविंग के काम के लिए बात करने की कोशिश की तो वह हमेशा ही मुझे इस चीज के लिए मना कर देता था, क्योंकि उसका यह कहना था कि मुझे रात के वक्त सफर करने में बहुत ज्यादा डर लगता है। अगर कभी कहीं पर मुझे अकेले ही किसी माल की लोडिंग के लिए जाना पड़ गया और रात के वक्त सफर तय करना पड़ गया तो मैं वह चीज नहीं कर पाऊंगा। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग यह समझ सकते हैं कि बंशी काफी ज्यादा डरपोक था। बस वह जब मेरे साथ रहता था तभी बड़ी बड़ी डींग हाँकता था, लेकिन मैं जानता था कि वास्तव में वह अंदर से इस मामले में कितना डरपोक है। अब क्योंकि हम लोगों को ट्रक चलाते हुए लगातार इतना लंबा समय हो गया था तो सुबह के 10 बजे तक तो हमें थोड़ी चाय की तलब भी लग गई थी। इसी वजह से जिस पहाड़ी के बगल से हम लोग गुजर रहे थे वहां से गुजरते वक्त हम लोगों को उस सड़क के बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान दिखाई देती है, तो हम लोग वहीं पर अपने ट्रक को रोककर चाय पीने लगते हैं। लेकिन जिस वक्त हम लोग वहां पर चाय पी रहे थे उसी दौरान हम लोगों को एक चीज पता चलती है कि आगे की तरफ
उस सड़क पर पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा खिसक कर ढह गया है, जिसकी वजह से वह सड़क अब आने वाले लगभग 2 से 3 दिन के लिए पूरी तरीके से बंद हो गई है। तो ऐसे में अब हम हमारे ट्रक को लेकर भी आगे नहीं जा सकते थे, और जिस जगह पर हम लोगों को जाना था उस जगह पर जाने के लिए उस रास्ते के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब जैसे ही मुझे और बंशी को इस बात का पता चला तो हम दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह बात सुनते ही मैं तो यह सोच रहा था कि इस बार बीवी ने वैसे ही घर पर जल्दी आने के लिए कहा था और इस प्रॉब्लम को भी इसी ट्रिप पर आना था। यही सोच सोचकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा था, लेकिन अब जो कुछ भी था वह पूरी तरीके से हमारे हाथ में भी नहीं था। हालांकि पहाड़ के ढा हुए उस हिस्से को काटकर साइड में लगाने के लिए लोग लगे हुए थे, पर उस चीज को करने में 2 से 3 दिन तक आराम से लगने वाले थे। इस बात का हमें भी अच्छी तरीके से पता था। तो ऐसे में हमारे पास वहां रुककर रास्ते के साफ होने का इंतजार करने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तो इसीलिए मैं और बंशी वह पूरा दिन उस चाय की टपरी पर बैठे बैठे ही गुजारते हैं। अब हम लोगों ने वह पूरा दिन तो उस चाय की टपरी पर बैठे बैठे गुजार लिया था, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वह यह थी कि रात के वक्त हम लोग सोने के लिए तो ट्रक में सो जाएंगे, लेकिन वहां दूर दूर तक हमें कोई भी ढाबा दिखाई नहीं दे रहा था जहां पर जाकर हम हमारा रात का खाना खा सकें, और ना ही इस ट्रिप पर आते वक्त हम लोगों ने हमारे ट्रक के अंदर जो खाना बनाने का सामान था वह अपने साथ लिया था। वैसे तो हम जब कभी भी किसी ट्रिप पर जाते थे तो ट्रक में अपने साथ खाना बनाने का गैस चूल्हा और आटा वगैरह रखते थे, लेकिन इस बार ही हम लोगों ने जल्दी आने के चक्कर में उन सब चीजों में फंसना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हमारी यह ट्रिप लगभग यही कोई 5 से 7 दिन की होने वाली थी। तो इस वजह से हमने सोचा कि बाकी की ट्रिप की तरह यह ट्रिप इतनी ज्यादा लंबी तो है नहीं, तो हम लोग किसी ढाबे पर रुककर ही खाना खा लेंगे। लेकिन अब तो हमारे लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस जगह पर हम लोग उस वक्त फंसे हुए थे उस जगह पर सिर्फ उस एक चाय की टपरी के अलावा और कोई दूसरा खाने का ढाबा था ही नहीं, और ना ही उस चाय की टपरी पर खाने की कोई व्यवस्था थी। वहां पर हम लोगों को सिर्फ चाय और बिस्किट के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब वह पूरा दिन तो हम लोगों ने लगभग 4 से 5 चाय पीकर और कुछ थोड़े बहुत बिस्किट खाकर निकाल लिया था, लेकिन फिर भी शाम होते होते हमारे पेट में चूहे दौड़ने लगे थे, और जो मेरा खलासी बंशी था उससे तो भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। उस वक्त मैं यही सोच रहा था कि जब मुझे ही इतनी ज्यादा भूख लग रही है तो फिर बंशी का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि उसको तो मेरे साथ काम करते हुए लगभग 7 साल हो गए थे। तो उन 7 सालों में मैं उसके स्वभाव को अच्छी तरीके से पहचान गया था। इसी वजह से मुझे इस बात का पता था कि बंशी से भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर कुछ काम भी होता था तो वह पहले खाना खाता था और उसके बाद में ही उस बचे हुए काम को करता था। तो ऐसे में उस दिन जैसे जैसे दिन ढलने लगा तो वैसे वैसे उस ढलते हुए दिन को देखकर मैं बंशी से कहता हूं कि यार बंशी, अब हम लोग क्या करें, क्योंकि जितनी दूर हम इस सड़क पर आ गए हैं उतनी दूर अब हम वापस भी नहीं जा सकते, और पिछले लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक हम लोगों को आते टाइम कोई ढाबा भी दिखाई नहीं दिया था। तो ऐसे में अब हम लोगों का वापस जाने का भी कोई फायदा नहीं है। मेरी यह बात सुनकर बंशी मुझसे कहता है कि उस्ताद, इस प्रॉब्लम से निकलने का एक रास्ता तो है, लेकिन उस चीज के लिए हम लोगों को यहां से पैदल ही चलकर जाना होगा। अब जैसे ही बंशी ने यह बात बोली तो मैं उसे कहता हूं कि मैं तेरी बात समझा नहीं। तो मेरे ऐसा कहने पर बंशी कहता है कि उस्ताद, जिस जगह पर इस वक्त हम लोग उस पहाड़ के ढाने की वजह से अटके हुए हैं, यहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पीछे जो एक छोटा सा गांव आया था, उसी गांव में मेरी एक दूर की मौसी रहती है। अब जैसे ही बंशी ने यह बात बोली तो मुझे याद आया कि अक्सर पहले भी जब कभी हम उस सड़क से होते हुए गुजरते थे तो पीछे की तरफ जिस गांव के बारे में वह मुझे बता रहा था, उस गांव के बगल से गुजरते वक्त उसने मुझे कई बार यह बात बताई थी कि इस गांव में उसकी कोई दूर की रिश्तेदार मौसी रहती है। अब जैसे ही मैंने उसके मुंह से यह बात सुनी तो उसके मुंह से यह बात सुनकर मैं उससे पूछता हूं कि तो तू क्या चाहता है कि हम लोग यहां से तेरी मौसी के घर जाएं? तो मेरे ऐसा कहते ही वह मुझसे कहता है कि हाँ उस्ताद, अब 2 से 3 दिन तक तो हम लोग यहां पर इस तरीके से भूखे प्यासे पड़े रह नहीं सकते।
इसीलिए हम लोगों को यहां से मेरी मौसी के घर निकल लेना चाहिए, क्योंकि अब धीरे धीरे वैसे भी रात होने वाली है और हमारा यहां पर ज्यादा टाइम खराब करना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों को निकलने में ज्यादा लेट हो गया तो फिर रात के वक्त इस पहाड़ी नुमा इलाके में पैदल सफर तय करना ठीक नहीं होगा। इसीलिए आप मेरे साथ अभी की अभी यहां से निकल लीजिए। अब यह बात सुनकर आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ट्रक था, तो फिर हम लोग वहां पैदल जाने की बात क्यों कर रहे थे। तो आप लोगों के इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस सड़क पर उस वक्त हम लोग अटके हुए थे, उस सड़क पर ट्रक को वापस घुमाने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। यानी कि वह सड़क उस पहाड़ी के बगल में इतनी सकरी थी कि वहां से सिर्फ अगल बगल से 2 गाड़ियां ही गुजर सकती थीं। यानी कि एक गाड़ी जा रही होती थी तो सामने की तरफ से सिर्फ दूसरी गाड़ी आ सकती थी। उसके बिल्कुल किनारे पर लगभग 100 से 150 फीट गहरी खाई थी। तो ऐसे में वहां पर ट्रक को घुमाने से काफी ज्यादा खतरा था। साथ ही हमारी तरह ही जो भी ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरते थे, उन लोगों के ट्रकों की भी वहां पर शाम होते होते लाइन लग गई थी। क्योंकि रास्ता बंद था तो हमारी तरह ही बाकी के लोगों को भी वहीं पर रुकना पड़ा था। लेकिन वह सभी लोग तो अपने अपने ट्रक में खाना बनाने का सामान रखे हुए थे, जिसकी वजह से जैसे ही दिन ढलने लगा तो वह अपना अपना सामान निकालकर खाना बनाने लगे थे। अब मेरी यह बात सुनकर फिर से आप लोगों के दिमाग में यह बात आई होगी कि इतनी दूर पैदल चलकर जाने के बजाय हमने वहां पर किसी ट्रक ड्राइवर से ही खाने के लिए बात क्यों नहीं की। अगर जरूरत पड़ती तो हम लोग पैसे देकर भी तो किसी ट्रक ड्राइवर से खाना बनवाकर खा सकते थे। तो इस चीज के लिए भी मैं आप लोगों को बता दूं कि यह बात उस वक्त हमारे दिमाग में भी आई थी और हमने 1-2 ट्रक ड्राइवरों से इस बारे में पूछा भी था। लेकिन जिससे भी हमने बात की, उन्होंने हमें इस चीज के लिए मना ही किया था, क्योंकि उनके पास जो राशन था वह बहुत कम था। एक ट्रक ड्राइवर से जब हमने जाकर बात की तो उसने हमसे कहा कि उस्ताद, मेरे पास अपने लिए सिर्फ 2 से 3 टाइम खाना बनाने का ही राशन है। अब ऐसे में अगर मैं आप लोगों को भी अपने साथ खाना खिलाऊंगा तो उस पूरे के पूरे राशन को मुझे एक टाइम में ही बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक टाइम में खाना बनाकर तो खिला दूंगा, लेकिन फिर जब तक यह रास्ता खुलेगा तब तक दोबारा से खाना बनाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। अब जैसे ही उसने यह बात कही तो फिर हम लोगों ने किसी और से कुछ ज्यादा पूछना ठीक भी नहीं समझा और शाम के लगभग 5 बजे के आसपास में ही हम उस चाय वाले से 2-4 बिस्किट के पैकेट लेकर उस रास्ते पर पीछे की तरफ निकल गए थे। लेकिन निकलते वक्त हमने हमारे ट्रक के बिल्कुल जस्ट पीछे जिस ट्रक वाले का ट्रक खड़ा हुआ था उसको अपने मोबाइल नंबर दे दिए थे और उससे कहा था कि जैसे ही रास्ता साफ होता हुआ दिखे तो तुम हमें फोन करके बता देना, ताकि हम जल्द से जल्द यहां वापस आ जाएं। लेकिन हमें वहां से जाते वक्त इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि आने वाले 2 दिन तो इस रास्ते को साफ करने में लगने ही वाले हैं। तो इसीलिए हम लोग 2 दिन तक अब बंशी की वह जो दूर की मौसी थी उसी के घर पर रुकने वाले थे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जिस वक्त हम लोग वहां से रवाना हुए थे उस वक्त शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन उस टाइम पर बारिश नहीं आ रही थी। बारिश को रुके हुए अब पूरा दिन हो गया था। सुबह 10 बजे जिस वक्त हम लोग उस चाय की दुकान पर रुके थे, उस वक्त से लेकर अब तक बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। लेकिन जैसे ही हम लोग उस जगह से निकले तो वहां से निकलने के लगभग आधे घंटे बाद ही आसमान में धीरे 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 काले बादल छाने लगे थे और बादलों के गरजने की भी हल्की हल्की आवाज मुझे सुनाई देने लगी थी। उस चीज को देखकर मुझे समझ में आ गया था कि मौसम बहुत जल्द खराब होने वाला है और हो सकता है कि हम बंशी की मौसी के घर पर पहुंचें उससे पहले ही बारिश भी आ जाए। इसी वजह से मैं रास्ते में चलते वक्त बंशी से कहता हूं कि यार, हम लोगों को थोड़ा और तेज तेज चलना चाहिए, क्योंकि लगता है शायद जल्द ही बारिश आने वाली है और अगर एक बार तेरी मौसी के घर पहुंचने से पहले ही बारिश आ गई तो हम लोग तो इस पहाड़ी नुमा सुनसान रास्ते पर ही फंस जाएंगे। यहाँ पर ना ही हम लोगों के पास अपने आप को बारिश से बचाने का कुछ जुगाड़ है और ना ही इस पूरी सड़क पर उस गांव के आने से पहले कोई दूसरी ऐसी जगह आने वाली है जहां पर रुककर हम लोग अपने आप को बारिश से बचा सकें। तो मेरे ऐसा कहते ही बंशी मुझसे कहता है कि उस्ताद, आप टेंशन मत लो, जल्द ही वह गांव आने वाला है और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग बारिश के आने से पहले पहले ही वहां तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बंशी था वह सिर्फ डरपोक ही नहीं था, बल्कि थोड़ा दिमाग से भी पैदल था।
क्योंकि जब हम वहां से चले थे तो उसने मुझे बताया था कि उसकी मौसी का वह जो गांव है वह वहां से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। हालांकि मैं यह चीज जानता था कि 4 से 5 किलोमीटर दूर होना भी काफी ज्यादा दूर था, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास 2 दिनों तक वहां भूखे प्यासे पड़े रहने के बजाय वह रास्ता तय करना ही बेहतर था। इसीलिए मैं उसके साथ इतनी दूर निकल आया था। लेकिन हम लोगों को उस रास्ते पर चलते चलते पूरे 2 घंटे हो चुके थे और अब हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिरने लगी थी। लेकिन फिर भी दूर दूर तक उसकी उस मौसी के गांव का कोई भी नामो निशान नहीं था और उन 2 घंटों के दौरान हम लोगों ने लगभग 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय भी कर लिया था, क्योंकि हम काफी तेज तेज चलते जा रहे थे। फिर इसके बाद कुछ ही देर में हम लोगों ने पूरे 5 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था और उस टाइम तक शाम के 7 बज चुके थे। अब जैसे ही शाम के 7 बजे तो धीरे धीरे जो सूरज था वह पहाड़ियों के पीछे छुप गया था और अब उस रास्ते पर अंधेरा पसरने लगा था। इसके साथ ही जैसे ही अंधेरा पसरने लगा तो अगल बगल से जो जंगली जानवर थे उनकी अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगी थी, क्योंकि जिस सड़क पर उस वक्त हम लोग चल रहे थे उस सड़क के एक तरफ तो काफी ऊंची पहाड़ी थी जिस पर लंबे लंबे और कटीली झाड़ियों वाले पेड़ थे और उसके एक तरफ काफी गहरी खाई थी जिसमें बिल्कुल उसी तरह के पेड़ उगे हुए थे। यानी कि आप उसको कुल मिलाकर एक पहाड़ी नुमा जंगली इलाका समझ सकते हैं। उस जगह पर पहाड़ी को काटकर वह सड़क बनाई गई थी जिस पर उस वक्त हम दोनों चल रहे थे। लेकिन अब चलते चलते मेरे पैर काफी ज्यादा थक चुके थे और मेरे में अब थोड़ा बहुत भी आगे चलने की हिम्मत नहीं बची थी। इसी वजह से मैं थोड़ा सा बंशी के ऊपर गुस्सा होते हुए उससे कहता हूं कि तुझे जब किसी चीज का अता पता ना हो तो तू ऐसे ही किसी भी बात को मत बोला कर। यहां से दूर दूर तक भी किसी गांव का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही यहां पर किसी गांव का कोई बोर्ड लगा हुआ है जिसको देखकर हम लोग ये अंदाजा लगा पाए कि आने वाला गांव यहां से कितनी दूर है और ऊपर से अंधेरा भी हो गया है। लगता है थोड़ी देर में यह बारिश की बूंदें भी काफी तेज गिरने वाली हैं और बारिश आने वाली है। अब तू ही बता कि ऐसे वक्त पर हम यहाँ क्या करेंगे, और अगर कहीं से किसी जंगली जानवर ने आकर हमारे ऊपर हमला कर दिया तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास अपने आप को बचाने का कोई हथियार भी नहीं है। अब मेरे द्वारा काफी ज्यादा डांटने पर बंशी चुप हो जाता है और वहां पर कुछ भी नहीं बोलता है। लेकिन मुझे भी इस बात का पता था कि अब इसके ऊपर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हम लोगों को थोड़ा और जल्दी आगे चलते रहना होगा ताकि हम जल्द से जल्द उस गांव तक पहुंच सकें जिस गांव में इसकी मौसी का घर है। अभी हम उस सड़क पर काफी तेज तेज चलते चलते जा ही रहे थे और सामने की सड़क पर पूरी तरीके से अंधेरा पसरा हुआ था कि तभी हमें उस सड़क पर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। दूर से देखने पर तो मुझे लगा कि जैसे वह कोई सड़क के बगल में छोटा सा पेड़ है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग उसके करीब जाते गए वैसे वैसे ही मुझे दिखाई दिया कि वह कोई पेड़ नहीं था, बल्कि वह तो एक औरत थी जो कि वहां पर एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। जैसे ही मैंने उस औरत को वहां खड़ा हुआ देखा तो मैं मेरे मन ही मन में बंशी से कुछ बिना बोले ही सोचता हूं कि आखिर इस सुनसान सड़क पर इस वक्त यह औरत क्या कर रही है, और वह भी ऐसे मौसम में। लेकिन शायद तभी मेरे साथ साथ ही बंशी की नजर भी उसके ऊपर पड़ गई थी। इसी वजह से चलते चलते ही वह अचानक से रुक जाता है और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहता है कि उस्ताद, आपको उस पेड़ के नीचे खड़ी हुई वह औरत दिख रही है? तो मैं उससे कहता हूं कि हाँ, दिख तो मुझे भी रही है, पर तू उसको देखकर इतना ज्यादा डर क्यों रहा है? तो मेरे ऐसा कहते ही वह मुझसे कहता है कि मैंने सुना है कि कई बार ऐसे सुनसान रास्तों पर किसी बड़े पेड़ के नीचे अक्सर चुड़ैल और डायन ही रहती हैं। तो कहीं ये कोई डायन या फिर चुड़ैल तो नहीं है? क्योंकि यहां तो आसपास दूर दूर तक हमें मौसी का कोई गांव ही नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही बंशी ने मेरे कान में ये बात कही तो मेरे भी पसीने छूटने लगे, क्योंकि अब तक उस औरत का चेहरा हमें साफ दिखाई देने लगा था। वो औरत बिल्कुल सफेद साड़ी में थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा आधा काला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सबसे अजीब बात यह थी दोस्तों कि उस सुनसान अंधेरी सड़क पर उस औरत के आसपास कहीं भी पानी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पैरों के नीचे मिट्टी गीली थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैरों से ही पानी टपक रहा हो। अब मैं डर के मारे वहीं ठिठक गया
और बंशी तो कांपते हुए मेरे पीछे छुप गया। वो औरत धीरे धीरे अपना चेहरा ऊपर उठाने लगी और जैसे ही उसका चेहरा पूरा साफ हमें दिखने वाला था, तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़कती है और तेज हवाएं चलने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहां पर कहानी यहीं रुकती है, क्योंकि आगे जो हुआ वो सच में इतना डरावना था कि आज भी जब मैं उस रात को याद करता हूं तो मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हो कि उस औरत का असली चेहरा क्या था और मेरे और बंशी के साथ उस सुनसान सड़क पर आखिर क्या हुआ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊं तो नीचे कमेंट में लिखिए, यस मार्को, हमें अगला पार्ट चाहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इस डर को महसूस कर सके। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी ज्यादा डरावनी होने वाली हैं।